Very good morning, students. Welcome back again my YouTube channel. Now, today I will take a important subject, science class 9th. Next chapter, force and laws of motion. Very most important chapter, force and laws of motion. Chapter number 9. Some previous chapter number 8, we are discuss what is the distance, displacement, motion. बहुत सारी चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर दी है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। और आज जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था मोशन था, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो दिस इज द चैप्टर नंबर chapter number 9, class 9th science, force and laws of motion. So this is the chapter number 9, class 9 science, some physics parts, force and laws of motion we are discuss today. A very most important topic. पूरा वीडियो आप देखेंगे लास्ट तक। यदि आप वीडियो बीच में स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटल्स। क्लास 8th में भी आपने फोर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग फिर से अगेन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आप स्टैंडर्ड में जाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड आप पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपने 8th में पढ़ी थी, कुछ चीज़ें आप 9th में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें इससे एडवांस में आप 11th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे वही सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस उसका बढ़ता जाएगा, एडवांटेज उसका बढ़ता जाएगा, कॉन्सेप्ट उसका बढ़ता जाएगा। तो सो टुडे आई विल टेक अ डेफिनेशन ऑफ मोशन, फोर्स। तो सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स आपने 8th में पढ़ा था, आइदर पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। इतना ही आपने पढ़ा था, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश का मतलब पुश पुल। जैसे किसी गेट में आप देखें उसमें लिखा रहता है पुश पुल। पुश करना मतलब उसको धक्का देना। किसी चीज को पुश और पुल दो चीज हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट ये है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हम दो चीज कर सकते हैं। या तो इसको हम धक्का दे दें, धक्का देंगे तो क्या चेंज हो रहा है इसका पोजीशन, या इसको हम क्या करें खींच लें। दो तरीके से हम किसी भी बॉडी में फोर्स लगाते हैं, और जब बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या चेंज होता है, इस तरह से बॉडी की पोजीशन चेंज होती है। मीन्स मोशन, रेस्ट से बॉडी मोशन में आ जाती है और मोशन से रेस्ट में आ जाती है, या नहीं भी आ सकते। कोई जरूरी नहीं है कि आप फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी मोशन में आ ही जाए, लेकिन वो बॉडी मोशन में आने का प्रयास जरूर करेगी। जैसे मैं इसमें फोर्स लगाऊं, इस बोर्ड में यदि मैं फोर्स लगाता हूं तो ये बोर्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी, है ना। क्या पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी। यदि किसी दीवार में फोर्स लगाएं तो क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी, लेकिन वो चेंज होने का प्रयास जरूर करता है। तो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स पे आते हैं। फोर्स इज द एक्सटर्नल effect. Force is the external effect. Force is the external effect in the form of push or pull. In the form of push or pull that
change or tends to change or tends to change its state of rest or motion। तो क्या डेफिनेशन लिखा, कुछ समझ में नहीं आया, अब समझते हैं। कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, आप इसको समझिए, बॉडी को देखिए, ये अभी किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। अब जैसे एक्सटर्नल इफेक्ट, फोर्स इज एक्सटर्नल इफेक्ट, मीन्स मैं इसमें बाहर से कुछ ना कुछ इफेक्ट डालूंगा। जैसे ही मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा, क्या यदि हमारा फोर्स कम है तो ये बॉडी नहीं चलेगी। मैं फोर्स लगा रहा हूं, देखिए फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन बॉडी नहीं चल रही है, लेकिन चलने का प्रयास, टेंस टू मूव। टेंस टू मूव का मतलब मूव करने का प्रयास करेगी, और ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो चलने भी लगेगी। ठीक है, या तो हम इसको पुश करें या तो पुल करें। पुश या पुल की कंडीशन में ये क्या करेगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी। फोर्स इज द एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। पुश अथवा पुल के रूप में फोर्स एक एक्सटर्नल इफेक्ट है। किस तरह का, पुश और पुल। Force is an external effect in the form of push or pull that change or tends to change, जो कि या तो चेंज कर देगा या तो चेंज करने का प्रयास करेगा। इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। स्टेट का मतलब होता है या तो रेस्ट में या तो मोशन में। ठीक है, उसको चेंज कर देगा। अब इस बॉडी में हम फोर्स लगाएं तो बॉडी चेंज हो जाएगी, लेकिन इसमें हम फोर्स लगाएं तो क्या ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऐसी बॉडी जिनमें हम फोर्स लगाएं और बॉडी बहुत हैवी बॉडी है, ट्रक खड़ा है, अब ध्यान से देखिए, ट्रक खड़ा है रेस्ट में, अब आप उसमें फोर्स लगाते हैं, क्या ट्रक को आप हिला सकते हैं फोर्स लगा के? नहीं हिला सकते। इसका मतलब उसकी पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चेंज करने का प्रयास जरूर आप कर रहे हैं। तो टेंस टू चेंज का मतलब आप प्रयास कर रहे हो कि वो चेंज हो जाए, लेकिन फोर्स लगा रहे हो, मीन्स चेंज करने का प्रयास कर रहे हो, चेंज हो जाए या ना हो, दैट इज द फोर्स। ठीक है ना। तो फोर्स इज द एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट चेंज और टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। रेस्ट मतलब जब बॉडी खड़ी है तो उसको हम मोशन में ला रहे हैं, और चलती हुई बॉडी यदि मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में लाते हैं। दोनों काम करते हैं। बस चल रही है तो उसको ब्रेक लगा के रोकते हैं, इसका मतलब चलती हुई बॉडी को हम रेस्ट में लाएं या रेस्ट में बॉडी को हम मोशन में ले जाएं। दोनों काम हम किस माध्यम से करते हैं? फोर्स। तो फोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट which change the position of object or tends to change the position of object। समझ में आया? तो फोर्स कैन चेंज फॉर व्हाट? फोर्स क्या क्या चेंज करता है, हम उस पॉइंट पे जा रहे हैं। फोर्स कैन चेंज, तो फोर्स चेंज द फॉलोइंग। फोर्स कैन चेंज द फॉलोइंग। क्या क्या फोर्स चेंज करता है? सबसे पहला है चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन, फोर्स लगाने से बॉडी का क्या चेंज होता है? पोजीशन चेंज होता है। फोर्स ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं वो पोजीशन चेंज करता है, या चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट
और मोशन, या तो वो रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में, या मोशन से रेस्ट में होने का चेंज होता है। चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी, है ना। फोर्थ है चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। तो ये सारी चीजें, चेंज इन शेप एंड साइज, चेंज इन शेप एंड साइज, इतनी सारी चीजें आप फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं उसकी पोजीशन को। जैसे ये कोई बॉडी है, अब इसमें हमने फोर्स लगाया तो इसकी क्या चेंज हो गई, पोजीशन, पोजीशन चेंज कर दिया। रेस्ट है, रेस्ट में है तो मोशन में आ गया, मोशन में है तो रेस्ट में। कोई बॉडी मोशन में है, चल रही है, तो उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं। अब जैसे ही फोर्स लगाएंगे इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। कंटिन्यूअसली आप इसमें फोर्स लगाते जाइए, इसकी स्पीड चेंज होती जाएगी। चेंज इन स्पीड एंड वेलोसिटी, इसकी क्या चेंज होगी, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें चेंज होगी। एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चेंज इन डायरेक्शन, फोर्स लगाने से बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, हम हैंडिंग के द्वारा मोड़ देते हैं गाड़ी को, व्हीकल को। चेंज इन शेप एंड साइज, कोई भी, जैसे आप बैलून ले लें, बैलून को दबा दें, फोर्स लगा दें तो वो दब जाता है ना। आप आटा गूंथते हैं घर में, है ना, आटे में फोर्स लगाते हैं तो देखिए वो आटा दब जाता है। मीन शेप और साइज भी आप चेंज कर सकते हैं किसी भी बॉडी का, डिपेंड करता है। यदि बहुत हार्ड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लिक्विड बॉडी है तो उसका शेप एंड साइज जैसा पानी में चाहे, पानी में फोर्स लगाने से इधर उधर हो जाता है। गैस में आप फोर्स लगाने से बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, गैस में उसकी पोजीशन को दूसरे माध्यम से चेंज करते हैं। तो सो दिस इज द फोर्स। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी रखी है यहाँ पे, अर्थ सरफेस पे एक बॉडी रखी है एम मास की। अब इसमें हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं एफ। तो जैसे ही किसी बॉडी में आप फोर्स लगाते हैं, उस बॉडी में पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो बॉडी का पोजीशन चेंज होने से एफ बराबर एम ए आ जाता है। एफ बराबर एम ए, जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। किसी भी बॉडी में फोर्स लगाने से उसकी पोजीशन चेंज, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज द फोर्स, एक्चुअल में दिस इज द फोर्स। m mass of body when we have to apply the force, change of velocity per unit time। तो वेलोसिटी इसकी चेंज होती है, मैंने कहा स्पीड, वेलोसिटी चेंज होना, इससे एक्सेलरेशन चेंज होना, तो इसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से फोर्स F इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा है फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे बॉडी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी और उसका वो चेंज होगा। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, यहां से एक्चुअल में इसको न्यूटन साइंटिस्ट ने डिस्कस किया, इसलिए एसआई यूनिट इसका न्यूटन कहलाता है। ठीक है ना। न्यूटन क्या होगा, F बराबर एम ए से आप देखें तो 1 न्यूटन इक्वल टू, यहां से मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन इक्वल टू ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इसका एसआई यूनिट भी आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
कुछ जगह न्यूटन लिखा रहता है, कुछ जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा गया है, ध्यान रखना है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ध्यान रख रहा है। फिर इसके बाद इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। डाइन वो वाला डाइन नहीं जो कहते हैं डाइन खाया जाए, वो वाला डाइन नहीं है। डाइन यहाँ पे SI सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, ये ध्यान रखना, DYNE डाइन। ध्यान रखना है SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, ध्यान रखना है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, ये भी ध्यान रखना है आपको। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, ये याद रखना है। न्यूटन, एन का मतलब न्यूटन है, तो न्यूटन मतलब SI यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आप इससे कन्वर्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको फाइंड करना चाहूँ तो हमने 1 न्यूटन इक्वल टू क्या लिखा है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको SI है और ये SI है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना है आपको। तो कैसे करेंगे? 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, सीजीएस में ग्राम होता है, मीटर है तो इसको सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन टाइम सेकंड ही रहता है। तो 1 न्यूटन, ये 10 पावर 3 और ये 10 पावर 2 1000, तो इसको कितना लिख देंगे? मतलब 1000 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको 10 पावर 3 10 पावर 2, मतलब इसको लिख सकते हैं 10 पावर 5। अब ये चीज हो जाता है डाइन, इसको क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 पावर 5 डाइन। इस तरह से फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज अ न्यूटन, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। डाइन का मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन का मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कंपटीशन में, तो ये याद रखना है आपको। क्लियर है? किसी कोई डाउट? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब ये टॉपिक आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारी चीजें जो आपकी क्लास में नहीं रहती कंपटीशन के अकॉर्डिंग है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। तो आपको बेकायदे नोट्स बनाते चलना है और वो सारी चीजें आपको डिस्कस करना है। अब यदि हम टाइप ऑफ फोर्स की बात करें, टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे सबसे पहले बैलेंस फोर्स हो गया, बैलेंस फोर्स। दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। बहुत सारे फोर्स हैं, मस्कुलर फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, बहुत सारे हैं, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, बहुत सारे फोर्स हैं जिनको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं।
तो बहुत सारे फोर्स हैं, ऐसे सारे फोर्स जो हम इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ हमारे फोर्सेस रहते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। मस्कुलर फोर्स का मतलब है जब किसी बॉडी में मसल्स के द्वारा हम अपने मसल्स के द्वारा फोर्स लगाते हैं। जैसे कोई बॉडी है, ये है, इसमें हम अपने हाथों के द्वारा फोर्स लगाएं, मसल के द्वारा, मस्कुलर फोर्स का मतलब मसल्स के द्वारा फोर्स लगाएं किसी बॉडी में, या किसी को तमाचा मार दें तो यहाँ पे वो मस्कुलर फोर्स कहलाता है। आपके ऊपर एक झप्पड़ मार दें तो मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। मीन्स ये मस्कुलर फोर्स, मसल्स का यूज ऐसे फोर्स में करते हैं, मस्कुलर फोर्स कहलाता है। बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स जैसा नाम से ही समझ में आता है कि जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो 1 किलो आप जब सब्जी खरीदते हैं तो 1 किलो का बाट एक साइड में, दूसरे साइड में 1 किलो सब्जी वो रखता है, दोनों बराबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स की सिचुएशन में उसका नेट फोर्स 0 रहेगा, मतलब जितना इधर उतना इधर, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मीन्स ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, मीन्स दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें बॉडी एक तरफ ज्यादा हो जाए दूसरी तरफ कम, कहते हैं ना अनबैलेंस, तो उसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है जिस बॉडी को हम टच करके फोर्स लगाते हैं। जैसे ये बॉडी है, इसको हम टच करेंगे तो इसमें फोर्स लग जाएगा। कोई भी बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जब आप ले जाते हैं, उसको टेबल पे रखी हुई बुक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो आप कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे, मीन्स उसमें एक ऐसा फोर्स लगाएंगे जो टच करेंगे। कांटेक्ट फोर्स का मतलब जिसको हम टच करके उसकी पोजीशन को चेंज कर दें, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स मीन्स बिना टच किए हुए उसमें फोर्स लग जाए, बिना टच किए हुए। जैसे ये बॉडी है, देखिए, इसको मैं यदि स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दूं तो ये नीचे की ओर गिर जाती है। क्या मैंने इसमें कोई फोर्स लगाया? कांटेक्ट फोर्स मीन्स उसमें लगा के, नॉन कांटेक्ट मीन्स बिना टच किए, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नॉन कांटेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द नॉन कांटेक्ट। घर में फैन चलता है, कोई टच करता है क्या? नहीं करता, तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। फैन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो यहाँ बैलेंस फोर्स हमारा कैसा होगा? बैलेंस फोर्स का जो when the net effect of produced by a number of force, बैलेंस फोर्स हम डिस्कस करें तो क्या लिखेंगे? when the net effect, when net effect, जैसा कि मैंने कहा, produced by a number of force, net effect produced by a number of, produced by a number of force, produced by a number of force on the body, on the body, on the body is equal to 0। ध्यान रखना है, when the net effect produced by a number of force on the body is equal to 0। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, बात समझिएगा, यहाँ पे एक बॉडी है, इसमें मैं इस डायरेक्शन में 3 फोर्स लगाता हूं और इधर से भी मैं इस बॉडी में 3 फोर्सेस लगाता हूं। मान लीजिए ये 10 न्यूटन, ये 5 न्यूटन और ये 6 न्यूटन का। यहाँ 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन। अब आप देखें ये बॉडी है, इसका नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स मीन्स इधर से अप्लाइड फोर्स बराबर इधर से, दोनों साइड से फोर्स अप्लाइड यदि इक्वल है तो वो नेट फोर्स 0 होता है। जैसे मान लो मैं इसको F1 प्लस F2 प्लस F3 लिख दूं तो इनका सम इक्वल 0 रहेगा, तो मैं 10 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू
5 + 6 + 10, तो नेट फोर्स इनका क्या होगा? नेट फोर्स दैट इज एफ नेट इक्वल टू 0। एफ नेट इक्वल टू क्या होगा? एक्शन टू रिएक्शन पे नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा। तो इस तरह से इसे हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। इन द सिचुएशन ऑफ बैलेंस फोर्स, पोजीशन कैन नॉट बी चेंज। इन दिस फोर्स, पोजीशन कैन नॉट बी चेंज। पोजीशन कैन नॉट बी चेंज। ध्यान रखना है, इस सिचुएशन में बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? तो जब इधर से उतना फोर्स, इधर से उतना फोर्स, तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, ओनली चेंज शेप एंड साइज। चेंज शेप एंड साइज मीन्स यदि हम बैलेंस फोर्स लगाते हैं, जैसे वैल्यूम है, वैल्यूम में आप इधर से भी फोर्स लगाए इधर से, तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। गुब्बारा आप ले लें, उसमें फोर्स लगा दें, इधर से दबाएं तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह तभी जाएगा जब इधर से मारेंगे तो चला जाएगा, मीन्स उधर से इक्वल फोर्स नहीं है। तो इस सिचुएशन में केवल और केवल चेंज शेप एंड साइज हो सकता है, पोजीशन चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर? समझ में आ रहा? बैलेंस फोर्स समझ में आ गया बेटा? दिस इज द डेफिनेशन। व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्स, मतलब कई सारे फोर्स का नेट इफेक्ट ऑन द बॉडी इक्वल टू 0 रहेगा। फिर हम अनबैलेंस फोर्स को डिस्कस करें। यदि अनबैलेंस फोर्स को डिस्कस करें तो व्हेन नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी इज not equal to 0। यदि नेट इफेक्ट उसका 0 ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स। नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं, मान लो यहाँ 2 लिख दूं, अब ये क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू हो जाएगा 10 + 5 + 6 नॉट इक्वल टू 2 + 6 + 10। तो इस सिचुएशन में जो हमारा नेट फोर्स होगा वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दिस फोर्स पोजीशन कैन बी चेंज। इन दिस फोर्स पोजीशन कैन बी चेंज। इस सिचुएशन में उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, शेप एंड साइज भी चेंज हो सकती है, लेकिन पोजीशन इस सिचुएशन में चेंज हो जाएगी, ये कंफर्म है। तो ये है हमारा अनबैलेंस फोर्स। डेफिनेशन लिख लें जो सिलेबस में है आपके, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, तो दोनों के डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इस तरह से अनबैलेंस फोर्स की सिचुएशन में बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मस्कुलर फोर्स दैट फोर्स विच अप्लाई ऑन द मसल्स ऑफ द बॉडी, मसल्स ऑफ द बॉडी विच अप्लाई ऑन द मसल्स ऑफ द बॉडी। मसल के द्वारा यदि हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं वो मस्कुलर फोर्स कहलाता है। कॉन्टैक्ट फोर्स, जिस बॉडी को हम टच करके, कोई भी बॉडी है उसको हम टच करके फोर्स लगाते हैं उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट, बिना टच किए, जैसे तो कांटेक्ट फोर्स सारे ज्यादा से ज्यादा जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी फोर्स लगाती है वो कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं। पेड़ से आम को तोड़ना, आम का पेड़ है उसमें आम लगे हुए तोड़ना, कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। कोई चेयर पे बुक रखी है उसको एक जगह से दूसरी जगह धक्का देना, कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो हमें दिखे ना, बिना अप्लाई किए ही आपको ऐसा लगे कि वो लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका नॉन कांटेक्ट, मैग्नेटोस्टैटिक नॉन कांटेक्ट, न्यूक्लियर फोर्स नॉन कांटेक्ट, ये सभी के सभी नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स
तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स, दोज फोर्स विच कैन नॉट बी टचिंग, द फोर्स आर अप्लाइड विदाउट टचिंग ऑन द बॉडी, द फोर्स आर अप्लाइड विदाउट टचिंग ऑन द बॉडी, द फोर्स आर अप्लाइड विद द टचिंग ऑफ द बॉडी, द फोर्स आर अप्लाइड with touching on the body is called contact force. बॉडी को टच करके यदि हम फोर्स लगाते हैं उससे नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर अप्लाइड विदाउट टचिंग, तो यहां पे विदाउट टचिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ये हो जाएगा हमारा डेफिनेशन ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और एग्जाम्पल में ये सारे फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएंगे, तो ये आप लिख लेंगे बेकायदे. तो इस तरह से जो हमारे फोर्स हैं सारे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं. तो फोर्स क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया फोर्स. अब तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स था कि किसी बॉडी में हम फोर्स किस तरह से अप्लाइड करते हैं और फोर्स अप्लाइड करने के बाद उस बॉडी में क्या क्या चेंजेज आते हैं. इसी बेस पे हमारा इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया. इनर्शिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इनर्शिया पर व्हाट आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज इनर्शिया. इनर्शिया है क्या? इनर्शिया इज द टेंडेंसी, ध्यान से देखें, इनर्शिया इज द टेंडेंसी inertia is the tendency of a body. Inertia is the tendency of a body to oppose or resist to change of state, of rest or motion. Inertia is the tendency of a body to oppose or resist to change of state of rest or motion. ध्यान रखना है, जब हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है, बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, बॉडी का साइज चेंज हो जाता है. इनर्शिया क्या है? जब हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी खुद की टेंडेंसी होती है, खुद की ऐसी कंडीशन होती है कि वो अपनी बॉडी, अपनी सिचुएशन को चेंज होना नहीं देना चाहती. क्या कह रहे हैं, समझिए बात को. कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज होने नहीं देना चाहती है, या तो वो रेस्ट में है तो बॉडी चाहती है कि हम रेस्ट में रहें, बॉडी मोशन में है तो बॉडी चाहती है कि हम मोशन में रहें. वो तब तक पोजीशन चेंज नहीं करने देगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स उस बॉडी की एक खुद का फोर्स है उससे ज्यादा ना हो जाए. तो कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहती. यही कारण है कि हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो बॉडी या तो आपको रेस्ट में दिखाई देती है या तो मोशन में. हम यदि इस बॉडी में फोर्स लगाएं
तो ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करने देगी। यदि एक ट्रक खड़ी है, उसमें हम फोर्स लगाएं तो ट्रक आगे की ओर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ट्रक एक ऐसा फोर्स लगाती है, एक ऐसा कांटेक्ट फोर्स लगाती है जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा है, और तब तक वो लगाएगा जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स ज्यादा ना हो जाए। तो ध्यान रखना है, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज और रेजिस्ट। अपोज मतलब विरोध, रेजिस्ट मतलब विरोध। टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो ये एक प्रकार की टेंडेंसी है कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। यदि तो हम क्या करें, फोर्स लगा के उसकी सिचुएशन को बदल देते हैं, लेकिन वो बॉडी नहीं चाहती कि हम रेस्ट से मोशन में आ जाएं या मोशन से रेस्ट। यही कारण है कि जब किसी बॉडी को हम रेस्ट से मोशन में लाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके घर में कार है, कार खड़ी है और आप उसमें फोर्स लगाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स इनिशियल में लगाना पड़ता है। जैसे ही वो चलने लगती है तो आपका फोर्स कम भी कर दो तो भी वो चलती रहती है, क्योंकि शुरू में उसकी टेंडेंसी, यदि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी वो मोशन में आएगी। बात समझ रहे हैं? तो ये उसकी बॉडी की खुद का टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहे। डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। दूसरी चीज, ये जो इनर्शिया है, ध्यान दीजिए, इनर्शिया एक प्रकार का फोर्स आप समझें। क्या है? इनर्शिया एक प्रकार का फोर्स। अब यदि हम कंपैरिजन करें, अपनी एक व्हीकल है, टू व्हीलर गाड़ी है और एक फोर व्हीलर गाड़ी कार है। एक आपकी मोटरसाइकिल है और एक कार है। मोटरसाइकिल में यदि आप फोर्स लगाए तो मोटरसाइकिल आगे की ओर जाने लगेगी, लेकिन कार में जब आप फोर्स लगाएंगे तो शायद वो ना जाए आगे की ओर, या बहुत ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। इसका मतलब किसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? कार में। इसका मतलब कार का इनर्शिया ज्यादा है। समझ रहे क्या? तो इनर्शिया किस बात पे डिपेंड करता है? मास ऑफ बॉडी पे। इनर्शिया इज द मेजर्ड ऑफ मास ऑफ बॉडी। इनर्शिया जो है उसको बॉडी की मास से मेजर करते हैं। हैवी बॉडी लार्जर इनर्शिया, लाइटर बॉडी हैव लोअर इनर्शिया। लोअर इनर्शिया कहने का मतलब कम फोर्स लगाने से बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा, और ज्यादा फोर्स लगाने से बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। मीन्स कोई भी बॉडी है पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहती है, लेकिन आप हैवी फोर्स लगाएंगे तब। तो दो बॉडी हम लें, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये। अब हम ये आपसे पूछें कि हम किसमें कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी चलने लगेगी। तो इसमें यदि हम थोड़ा सा फोर्स लगा दें तो ये चलने लगेगी, लेकिन उतना ही फोर्स इसमें लगाएं तो ये नहीं चलेगी। इसका मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हम आपसे पूछें कि हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक स्टोन है, एक स्टोन है और एक पेपर है। स्टोन है और एक पेपर है, किसमें आपको इनर्शिया ज्यादा दिखेगा? सेम साइज का स्टोन है, सेम साइज का पेपर है। स्वाभाविक है स्टोन में आपको ज्यादा इनर्शिया लगेगा। इसका मतलब इनर्शिया is the mass of body is measured, inertia is the measured by the mass of body, mass of body. Inertia is the measured by the mass of body. इनर्शिया को मेजर करने के लिए मास ऑफ बॉडी
को मेजर करना जरूरी है। मतलब heavier body have larger inertia and lighter body have स्मॉलर इनर्शिया। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यदि बॉडी हैवी है तो उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा, और यदि लाइटर बॉडी है, छोटी है, हल्की है, तो उसका इनर्शिया कम हो गया। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनर्शिया आपसे पूछा जाए, एक ट्रेन है और एक कार है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? ट्रेन का। एक ट्रक है और एक कार है, इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? ट्रक का। जिसका मास जितना ज्यादा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा। समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया की। टाइप ऑफ इनर्शिया की बात करें तो inertia of rest, first inertia of motion, third inertia of direction। समझ में आया? There are three types of inertia. There are three types of inertia। inertia तीन प्रकार का है। inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction। याद रखिएगा। इसी पे बेस्ड हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रहेगा, तो बहुत ध्यान रखना है। तो inertia of rest, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहलाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ध्यान रखना है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले इनर्शिया डिस्कस कर दें। तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट डिस्कस करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? डेफिनेशन इसके, व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट इट विल continue at rest. When a body at rest, it will continue at rest. यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है? Unless applying external फोर्स। वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी और तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आप ना लगाएं। जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे तो उसका रेस्ट से मोशन में आना निश्चित हो जाएगा। लेकिन when a body at rest it will continue at rest unless applying external force। तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी और तब तक रहेगी जब तक कि उसमें आप फोर्स ना लगाएं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें यदि, तो एग्जाम्पल व्हेन बॉडी सडनली, जैसे आप एग्जाम्पल समझें, बस में तो सब लोग बैठे होंगे, नहीं बैठे? अब बस खड़ी है, हम बैठे हैं बस में।
अब होगा क्या, जैसे ही बस आगे की ओर चलना स्टार्ट करेगी सडनली, अचानक, तो हम लोग क्या होते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं, बैकवर्ड साइड। और चलते 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 कहीं ब्रेक लगा दे तो हम आगे की ओर गिर जाते, कभी कभी दांत भी टूट जाता है। ये क्या बोल रहे हैं भाई। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है, व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू एट रेस्ट अनलेस अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो बस में बैठा हुआ व्यक्ति जब बस सडनली स्टार्ट होती है, चलना स्टार्ट करती है, तो वो पीछे की ओर चला जाता है। ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। रेस्ट मतलब खड़ी है और चलना स्टार्ट कर देती है सडनली। तो when a bus suddenly start moving, when a bus suddenly start moving, when a bus suddenly start moving forward in forward आगे की ओर, then forward, then the passenger falls in, then the passenger falls in backward। क्या एग्जाम्पल है, when a bus suddenly start moving in forward, then the passenger falls in backward। उसमें बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर चला जाता है। क्यों, कोई आपसे पूछ ले क्यों, अब इसका आंसर है बिकॉज ऑफ। अब क्या होता है, जैसे हम बस में बैठे हैं तो हमारी बॉडी पूरी रेस्ट में है, क्योंकि बस भी रेस्ट में है, हम भी रेस्ट में, बस में बैठे हैं सीट पे। अब जैसी बस चलना स्टार्ट करती है तो जो हमारा सिटिंग पॉइंट होता है, यहाँ से नीचे का, कमर से नीचे का पॉइंट सिटिंग रहता है, सीट पे बैठा रहता है व्यक्ति, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल कम्स ऑन द मोशन with the motion of bus, but upper part of the body remains at rest. Hence upper part of the body goes in the backward side and lower part of body goes in forward side. So this is the reason। समझ में आ रहा है क्या, नीचे का भाग बस के साथ साथ मोशन में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला भाग रेस्ट में ही रहता है, जिस कारण से व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। बिकॉज ऑफ when bus moving suddenly the lower part of passenger suddenly comes in motion, but upper part of the body remains at rest, hence passenger falls in backward, ये रीजन है बिकॉज ऑफ व्हेन बस मूविंग सडनली
the lower part of passenger suddenly comes in motion but upper part of the body remains at rest, hence passenger falls in backward. समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत अच्छा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपको एग्जाम्पल के साथ आंसर लिखना होगा। सेकेंड बात करेंगे इनर्शिया मोशन का। इसमें और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम दें तो द कारपेट इज बीटन, द carpet is beaten, the carpet is beaten with a stick, जब हम कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं with a stick to remove the dust particle, stick to remove the dust particle क्या? The carpet is beaten with a stick। हमारे पास एक कम्बल है, आपके पास भी होगा, हमारे पास भी है। उस कंबल को यदि हम डंडे से इस तरह से पीटे, उसमें मारे, तो आप देखेंगे उसमें डस्ट के पार्टिकल बाहर आ जाते हैं, झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। वही कह रहा है कि द कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, डंडे से, टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल, तो उसके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बाहर आते हैं। ऐसा क्या होता है कि हम जब ब्लैंकेट को या कारपेट को डंडे से मारते हैं तो जो ब्लैंकेट हमारा होता है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो पार्टिकल है वो भी रेस्ट में है। जैसे ही डंडा मारेंगे तो ब्लैंकेट तो आगे की ओर हो जाएगा और पार्टिकल रेस्ट में रहना चाहता है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, तो उसमें फोर्स लगेगा जिससे वो नीचे की ओर गिर जाएगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल सेकेंड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, वो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करूंगा विथ एग्जाम्पल। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? व्हेन अ बॉडी इन मोशन, व्हेन अ बॉडी इन मोशन it will continue in motion। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहना चाहती है और तब तक रहेगी अनलेस अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। जैसे बस चल रही है तो वो चलती ही रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक आप ब्रेक लगा के रोकेंगे नहीं, है ना? तो ब्रेक लगा के आप उसको रोकेंगे। इस बार जो एग्जाम्पल होगा वो मूविंग बस होगा। तो व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट मूविंग था, इस बार जो हमारा एग्जाम्पल इसमें रहेगा वो व्हेन बस कम्स इन मोशन आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक वी हैव टू स्टॉप द बस। जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो बस क्या हो जाएगी? स्टॉप में आ जाएगी। तो इसमें लिखेंगे व्हेन अ बस, ऐसा लिख देते हैं, व्हेन अ बस आर इन मोशन, जब बस मोशन में है, देन व्हेन अ बस आर इन मोशन आफ्टर applying brake, after applying brake bus comes at rest and the sitting of passenger, जैसे ही ब्रेक लगाएंगे and the sitting of passenger goes forward,
उसमें बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर चला जाएगा। When a bus are in motion, after applying brake, bus comes at rest and the sitting passenger goes forward. उसमें बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर चला जाता है। जैसे ही बस मोशन में रहते हैं, आप बैठे होंगे बस में और आप ध्यान दिए होंगे कभी कभार रोड में गड्ढे आ जाते हैं तो ड्राइवर क्या करता है, अचानक ब्रेक लगा देता है, या ब्रेकर आ जाता है ब्रेक लगा देता है, तो उसमें बैठे हुए पैसेंजर सभी आगे की ओर चले जाते हैं। और ये ध्यान रखना है, यही रीजन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में व्यक्ति आगे की ओर चला जाता है। तो इसमें रीजन जो आप लिखेंगे, बिकॉज ऑफ व्हेन बस मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, इस समय जो हमारी बॉडी है यदि बस में मोशन में है तो पूरी बॉडी मोशन में रहेगी, है ना। बस मोशन में है तो पूरी बॉडी क्या रहेगी, मोशन में रहेगी। और जैसे आप ब्रेक लगाएंगे, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी कम्स एट रेस्ट बट अपर पार्ट बॉडी रिमेन्स एट मोशन, हेंस अपर पार्ट ऑफ बॉडी गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बिकॉज ऑफ व्हेन बस in motion, after applying brakes, the sitting passenger brakes, the lower part of the body comes at rest but upper part of the body remains in motion, hence sitting of passenger moves in फॉरवर्ड। यही कारण है कि उस पे बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर चला जाता है, ठीक है ना, आगे की ओर चला जाता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ रीजन इज आल्सो गिवन। क्यों ऐसा होता है ये आपको मैंने बताया। अब हम इनर्शिया थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नाम से ही समझ में आता है। तो इनर्शिया क्या है, बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दैट मीन्स body cannot be changed, no body, every body cannot be changed its direction. Inertia of direction, when we are moves on the circular road, जैसे हम सर्कुलर रोड में मूव करते हैं तो कोई भी बॉडी अपने डायरेक्शन को मूव नहीं करना चाहती, टर्न नहीं होना चाहती, उस समय उस बॉडी का टोटल फोर्स उसके सेंटर की ओर लग जाता है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस फोर्स के कारण हम सर्कुलर में चल पाते हैं, अदरवाइज हम उसमें बाहर की ओर चले जाएं। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या करता है, इट टेंड्स टू चेंज। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, नो बॉडी मीन्स क्या है ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, आप इसके डेफिनेशन समझें। doesn't allow to change of direction, every body does not allow to change of direction
when body moves in सर्कुलर पाथ। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती है, इसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लेकिन आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के चेंज करेंगे व्हेन बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ अनलेस अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। So every body does not allow the change of direction when body moves in circular path। ठीक है, तो this is the inertia of direction। Inertia, that is tendency of an object or body to oppose or resist its state of rest or motion। There are three kinds of inertia: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction। इस प्रकार से इनर्शिया को याद रखना है आपको। इनर्शिया के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का टॉपिक आप नोट्स में अच्छे से बना लें और अच्छे से समझ लें। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और अच्छे से इसको आपको 1-2 बार वीडियो देखें तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक आपको विथ एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।